तो आईपीएल 2024 का कारवां दिल्ली के कोटला स्टेडियम से उठकर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर आ पहुंचा है, जहां पर केकेआर के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होने वाली है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला कोलकाता के दृष्टिकोण से अहम होगा, क्योंकि वो जीत की पटरी पर आना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में एक जो मुकाबला वो आसानी से जीत रहे थे, उन्होंने हाथों से अपने गवा दिया वो मुकाबला बटलर की ऐतिहासिक पारी के कारण। तो वहीं अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो भैया उनके लिए ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि अगर वो यहां पे हारे तो प्लेऑफ की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, वो खत्म सी हो जाएंगी, वो धूमिल सी हो जाएंगी और एक बार फिर से मध्य आईपीएल में ही वो अपने प्रशंसकों को निराश कर देंगे। तो यहां पर आरसीबी टीम एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने और यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच होने वाले इस मुकाबले में किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला है, किसके जीतने के कितने प्रतिशत चांस हैं, उसके अलावा दोनों टीमों का न्यूज क्या है, प्लेइंग 12 क्या है और आखिरी में आपको पिच रिपोर्ट भी बताने का प्रयास करेंगे। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, अगर फेसबुक पेज पे अगर आप ये पोस्ट देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच होने वाले इस मेगा क्लैश का विजेता कौन होने वाला है। तो सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पे किसका बढ़त मुकाबला शुरू होने से पहले किसके ऊपर होने वाला है। तो आप साफ तौर पे आंकड़े देख सकते हैं कि 14 बार आरसीबी ने बाजी मारी है केकेआर के खिलाफ, तो वहीं केकेआर 20 बार पटकनी दे चुका है आरसीबी को। तो ये आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं कि भैया हमेशा से केकेआर का पलड़ा आरसीबी के ऊपर भारी रहा है। और अगर आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले की भी बात कर लें, जब आरसीबी और केकेआर आमने सामने थे, तो वहां पर भी केकेआर ने एक तरफा अंदाज में आरसीबी के खिलाफ बाजी मारी थी, जो ये साफ बता रहा है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे केकेआर का बढ़त होने वाला है आरसीबी के ऊपर मुकाबला शुरू होने से पहले। यानी कि आरसीबी खेमे में इस वक्त हलचल होगी कि केकेआर को आखिरकार मात कैसे दिया जाए। अगर हम टीम न्यूज की बात करें तो कोई खास टीम न्यूज नहीं है आरसीबी खेमे की, वहां पर कोई चोट वाली बात नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल अभी भी अनुपलब्ध हैं, वो नहीं खेलेंगे, लेकिन इस टीम में कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियां होने की जरूरत है। जैसे कि इनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, तो वो कर्ट शर्मा को ला सकते हैं, बतौर लेग स्पिनर वो विकेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा अब इनको कैमरून ग्रीन की वापसी करानी चाहिए। कैमरून ग्रीन को इनको देखना चाहिए, परखना चाहिए कि इनको रिटेन करने लायक है या नहीं है, इनको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, इनके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। तो अब सही मंच है, अब कैमरून ग्रीन को लाइए, 1-2 मैचों का आराम हो गया, अब वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अब वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 12 आरसीबी की होनी चाहिए। विराट, डुप्लेसिस, कैमरून ग्रीन, रजत पाटीदार, सौरभ चौहान, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, रीश टॉपली, मोहम्मद सिराज, लॉकी फॉक्सन, कर्ट शर्मा। हाँ, सिराज को भी इनको वापस लाना चाहिए, क्योंकि यही इनके प्रमुख गेंदबाज हैं और इनका रहना टीम में जरूरी है। वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो यहां पर भी खास कोई टीम न्यूज नहीं है। यहां पर अभी भी नीतीश राणा अनफिट नजर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां केकेआर नहीं करने वाली है। हाँ, कुछ टैक्टिकल मूव इनको अपनाने होंगे, उसको समझ लेते हैं क्या है। वैसे तो ये प्लेइंग 12 आपके स्क्रीन पर है। फिल साल, सुनील नारायण, अंकुरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। और ये 12वें में पिछले मुकाबले में वैभव अरोड़ा खेले थे, तो इस मुकाबले में सुयश शर्मा को ये ला सकते हैं, क्योंकि भैया सुयश शर्मा आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दिखते हैं। आरसीबी बल्लेबाज इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। पिछले संस्करण में 4 विकेट भी आरसीबी के खिलाफ ले चुके हैं, तो सुयश शर्मा को ला सकते हैं। लेकिन एक टैक्टिकल मूव ये कर सकते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में रिंकू सिंह का प्रमोशन श्रेयस अय्यर की जगह कर दें, नंबर 4 पे फिक्स कर दें रिंकू सिंह का स्लॉट। इससे इनकी बल्लेबाजी मजबूत हो जाएगी। फिर यहां तक इनके कंसिस्टेंट बल्लेबाज खेलेंगे, फिल साल्ट होंगे, नरेन होंगे, अंकुरिश रघुवंशी होंगे, सुनील नरेन होंगे, अरे और नॉट सुनील नरेन, रिंकू सिंह होंगे। फिर उसके बाद फिर मैच की परिस्थिति देखिए, मैच की परिस्थिति ये बताती है कि नहीं अब आंद्रे रसेल की जरूरत है, तो आंद्रे रसेल को 5 पे भेजिए। मैच की परिस्थिति बताती है कि नहीं अभी वेंकटेश अय्यर की जरूरत है, तो नंबर 5 पे वेंकटेश को भेजिए। मैच की परिस्थिति बताती है कि नहीं एंकर की भूमिका निभाने की जरूरत है, तो श्रेयस अय्यर को भेजिए। तो ये मैच की परिस्थिति के हिसाब से आप आगे मुकाबला खेल सकते हैं, रिंकू सिंह का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो रिंकू सिंह अभी तक बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं कि केकेआर टीम उनका सही से उपयोग नहीं कर पा रही है। अगर हम इस पिच की बात करें तो भैया बैटिंग फेस्ट
खूब सारे रन बनने वाले हैं। पहले की कोलकाता आप भूल जाइए, जहां तेज गेंदबाजों के लिए भी सब कुछ था, स्पिनरों के लिए भी कुछ था, अब सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों के लिए यहां पर रह गया। खूब सारे रन बनने वाले हैं, आप देख सकते हैं 223, 161, 208, 176, यानी स्कोर इन द रेंज ऑफ 180 से लेकर 200 आप सोच सकते हैं। अब आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि भैया किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे मोमेंटम के हिसाब से केकेआर बहुत आगे दिख रहा है आईपीएल 2024 में आरसीबी के मुकाबले। केकेआर टीम में दमखम भी नजर आ रहा है और केकेआर टीम के जो दो प्रमुख बल्लेबाज हैं जो आरसीबी के लिए काल बनते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, अकेले मुकाबला हरा देते हैं, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल, वो दोनों फॉर्म में भी हैं। ये केकेआर के लिए पलड़ा के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं आरसीबी की बात करें तो उनके लिए वही बातें हैं कि डुप्लेसिस का चलना जरूरी है, कोहली का चलना जरूरी है, कार्तिक का चलना जरूरी है। ये नहीं चले तो फिर उनका बेड़ा गर्क होने वाला है। गेंदबाजी विभाग दोनों की बराबर है, ना ही आरसीबी की बहुत अच्छी है, ना ही तेज गेंदबाजी विभाग, ना ही केकेआर की अच्छी है। लेकिन केकेआर के पास प्लस पॉइंट क्या है कि उनके पास मिस्ट्री स्पिनर के रूप में सुनील नरेन है, मिस्ट्री स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती। ये 8 ओवर बहुत बेहतरीन है उनके पास स्पिन गेंदबाजी विभाग का। वहीं आरसीबी के पास वो स्पिन गेंदबाजी नील बटा सन्नाटा है, एक भी उनके पास इंस्पायरिंग गेंदबाज नहीं है। यानी कि 5 के 5 ओवर आरसीबी के वीक लिंक हो सकते हैं, लेकिन केकेआर के लिए ये सुखद खबर है कि उनके लिए दो ऐसे गेंदबाज हैं जो 8 ओवर में रन ही नहीं खर्चा करेंगे, विकेट भी निकाल सकते हैं, जिसके कारण पेसरों को मदद मिल सकता है। तो यहां पर भी केकेआर का पलड़ा भारी है। बल्लेबाजी में भी केकेआर का पलड़ा भारी है। नरेन फॉर्म में, अंक्रिश रघुवंशी फॉर्म में, आंद्रे रसेल फॉर्म में है और रिंकू सिंह को ऊपर खिलाया गया तो रिंकू सिंह फॉर्म में। तो वहां पर भी केकेआर का पलड़ा आरसीबी के ऊपर भारी है। कमियां हैं केकेआर में भी, कमियां हैं, जैसे अय्यर का फॉर्म नहीं है, वेंकटेश अय्यर का फॉर्म में नहीं है, उसके बाद रिंकू सिंह का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सब कमियां जो अच्छाइयां हैं उनके अंदर दब जाएगी। लेकिन आरसीबी में अच्छाइयां हैं ही नहीं। आरसीबी पूरी तरह से निर्भर डुप्लेसिस के है, कोहली पर है। ये तीनों बल्लेबाज चले तो ठीक, अन्यथा केकेआर बाजी एक तरफा अंदाज में फिर से मारती हुई दिखेगी। तो भैया पलड़ा साफ तौर पे केकेआर का भारी है। चाहे हम गेंदबाजी विभाग बात करें, चाहे बल्लेबाजी विभाग पर हम चर्चा करें, गौर फरमाएं, चाहे हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची देखें, तो कोई कंपैरिजन नहीं है केकेआर और आरसीबी की टीम में। लेकिन वही है कि यहां पर विराट है, डुप्लेसिस है, अच्छा खेले तो टक्कर दे सकते हैं। तो हम मानकर चलेंगे कि 60% केकेआर, 40% आरसीबी टीम मुकाबला जीत सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।